हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव इस टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन महाट्रांस को असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ये कॉन्जिक्यूटिव सेकंड नंबर का सेशन है। इसके पहले भी हमने हालांकि काफ़ी सारे सेशन हमने ले चुके हैं महाट्रांस के ऊपर, बट हमने फ्रेश एक नई सीरीज शुरू की है फॉर 2022 एग्जामिनेशन। तो इसके लिए ये कॉन्जिक्यूटिव सेकंड नंबर का सेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ईएसी बेस्ड जो क्वेश्चन है, आपको पता है गेट लेवल के जो वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं और आपको ईएसी बेस्ड जो वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं काफ़ी बार ये असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स के क्वेश्चन जो ईएसी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए गाइस। प्रीवियसली हमने एक सेशन जो लिया था फर्स्ट नंबर का सेशन, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट पर यूनिट कॉस्ट द हीट सिंक ऑन विच थायरिस्टर्स आर माउंटेड एट मेरे पावर। यहाँ पे क्या बोला गया, हमें बेस्ट रिजल्ट पर यूनिट कॉस्ट लेने के लिए, ठीक है, दैट में हमारा कॉस्ट इफिशिएंसी एक फैक्टर है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो जो हीट सिंक्स लगाए जाते हैं थायरिस्टर्स के ऊपर, हीट सिंक किसके लिए यूज़ किया जाता है, हीट डिसिपेशन के लिए, ठीक है। तो जो थायरिस्टर्स के ऊपर लगाए जाते हैं हीट सिंक्स, वो माउंट किए जाते हैं, वो कौन से मेटल के बने रहते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, वो है इसका करेक्ट एल्यूमिनियम। देखिए कॉपर भी एक बेस्ट हीट कंडक्टिंग हमारा ये है लाइक मेटल है, बट आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, इफ़ यू कंसिडर कॉस्ट, ठीक है, देन उस केस में हमारा एल्यूमिनियम भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम की कॉस्ट काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द कॉपर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आपको एक चीज़ बता दूंगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है काजल पाटिल, सैयद रमीजुद्दीन सैयद, आयुष कुमार, सिद्धेश कुमार, सागर बगुल, इलेक्ट्रिकल रॉक्स, ईना एम, प्रदीप मोले, अनिरुद्धा एंड शिवम वर्मा। सो शाउट आउट टू यू गाइस, द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो सेशन को एंड तक देखना होगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको महाट्रांस को एग्जामिनेशन पैटर्न पता ही होगा, जिसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज दैट मीन्स टेक्निकल के 50 क्वेश्चन 110 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि अराउंड 2 मार्क्स का, मोर देन 2 मार्क्स हमारा एक टेक्निकल के लिए रहता है। लेकिन उसी तरीके से टेस्ट ऑफ रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मराठी लैंग्वेज के लिए जो 40, 20 एंड 20 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली है, उसके लिए आपको सिर्फ हाफ मार्क रहता है, ठीक है। बट लेकिन आपको एक पता होना चाहिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 80 + 50 विच इज़ 130, और अगर आपको पास टाइम आता है, ठीक है, तो टाइम है आपके पास 120 मिनट्स। तो आपको जो नॉन टेक्निकल है उसको इक्वली प्रिपेयर करना है गाइस। उस तरीके से आपको बताऊंगा रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के भी हमारे जो सेशन है वो जल्दी से जल्दी आपको अपलोड हो जाएंगे। मराठी लैंग्वेज के लिए तो मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला आने वाले स्लाइड्स में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको टाइम के साथ खेलना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोफेशनल नॉलेज में जितने क्वेश्चंस आते हैं एक्यूरेटली उसी को आप मार्क कर सको अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी हो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि रीजनिंग के एप्टीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम चला जाता है। अगर आप 60 मिनट्स अगर इसी को देते हो तो आपको सिर्फ लेस देन मिनट रहता है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि महाट्रांस का जो सिलेबस है, ठीक है, डिटेल सिलेबस, इसका PDF भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसको डाउनलोड करके PDF देख लीजिएगा। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको मैंने बताई है, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट को मेनली फोकस किया जाए, इसके लिए मैंने सेपरेट सेशन बताया गया, ठीक है, मराठी में कंप्लीटली सेशन आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है गाइस। और उसी तरीके से देखिए महाट्रांस को 2022 के लिए एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है, देयर आर 7 सेशन, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेशन है। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे पिछली बारी, लेकिन अभी हमने ये नई सीरीज शुरू की। सबसे पहला हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतने में क्वेश्चंस में खत्म नहीं हुआ, हम लोग अभी रिसेंटली उसको और कंटिन्यू करने वाले। आज के सेशन में कुछ और ड्राइव्स के साथ में भी हम लोग उसमें क्वेश्चंस को एडअप करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जो आप देख सकते हो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, इसमें भी सेपरेट क्वेश्चन थे। एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी आप जाके देखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है गाइस। जो स्टूडेंट्स वीक है मैं उनको डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूँगा कि यू शुड गो एंड वॉच दिस सेशन। मैं काफ़ी बार रिकमेंड करता हूँ और ये इतना कॉम्प्रहेंसिव है। अगर IBPS पैटर्न को क्रैक करना है तो आपको जो फंडामेंटल है वो इसी मैथ्स की मैराथन से क्लियर होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस जाके देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारे 3 आवर्स का एक सेशन है, सिंगल कोचिफाई चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। सारे टॉपिक जो है हमने एक ही इसमें कवर किए विद टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। सारे एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला है। और रिसेंटली अभी हमने 2 दिन पहले, ठीक है, एक मराठी व्याकरण का एक सिंगल कोर्स जो है हमने अपलोड करके रखा है, आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला है। इसका मैं शेड्यूल आपको बता देता हूँ, ये ऑलरेडी शुरू हो
चुका है। हमने वर्ण और संधि जो टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए 5 मई को हमने फर्स्ट जो सेशन है वो उसको रिलीज कर दिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी हमने 7 को, दैट मीन्स आज ही इसको अपलोड करके रखा है गाइस, ठीक है, संधि टॉपिक, ठीक है। उस तरीके से आप इसका शेड्यूल देख सकते हो 5 मई से लेके आपका 5 जून तक, ये सारे देखिए आप देख सकते हो, सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड करके रखे। और ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ठीक है, कि जो आपके महाट्रांसको के लिए नहीं, आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला है। जो भी आप जहाँ पे भी मराठी का आपको प्रोफिशिएंसी पूछा जाता है, मराठी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने एक भी टॉपिक इसमें से छोड़ा नहीं है, उसके सारे जो डिस्क्रिप्शन है मैंने ऑलरेडी बता दिया हमारे कोचवा चैनल के ऊपर, ठीक है। आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूंगा, ये अर्ली स्टार्ट हो चुका है, इसलिए इसकी जो 99 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है, ये आपको सिर्फ 5 जून 2022 तक रहने वाली। अब आपको मैं ऐसा बताऊँ कि 5 जून तक ही क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारा जो लास्ट सेशन है वो 5 जून को ही आने वाला है, ठीक है। ध्वनिदर्शक शब्द, दूसऱ्या भाषेतून मराठी आलेले शब्द, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। समानार्थी, विरोधार्थी, मनी, इसमें से जो ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा 5 जून को। हालांकि जो मेजर टॉपिक है, देखिए संधि तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, आपने देख ही लिया होगा। जिन सारे स्टूडेंट ने उसको परचेस कर लिया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है मुझे, ठीक है, काफ़ी अच्छा उनका रिव्यू भी आ रहा है। तो आपने देखा होगा संधि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन बनते हैं हर एग्जामिनेशन में, ठीक है, MPSC हो चाहे वो ट्रांसको के एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सारे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 जून तक ही हमारी जो प्राइस है वो वैलिड है। 99 रुपीज़ के बैच है अकॉर्डिंग टू द डेट, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसी दिन जैसे 2 जून को अगर आप देखते हो तो भाषाचय अलंकार ये टॉपिक रिलीज हो जाएगा। आप ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स सिंगल डे में ना लाते हुए इसको मंथली डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही रीज़न था कि देखिए गाइस, आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको कॉन्ट्स भी पढ़ना है और आपके साथ मराठी भी प्रिपेयर करना है। ये इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी से अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपको इक्वली सब्जेक्ट्स को लेकर चलना रहेगा, तब जाके आप एंड डेज तक करोगे। अगर मैं आपको ये भूल के मैं बता दूँ 20 क्वेश्चन मराठी के 10 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस सिलेक्शन दिलाने के लिए, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता दो, 10 में से अगर आप 9 मार्क्स तो भी सिक्योर कर लेते हो परफेक्टली, तो भी मैं तो ये चाहूँगा कि आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स सिक्योर करो। लेकिन अगर हम लोग मॉडरेट लेवल का पेपर कंसिडर करते हुए 9 मार्क्स भी अगर हम देखते तो काफ़ी अच्छा बूस्ट आपको मिल जाता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रख लीजिएगा, इफ़ यू वांट टू क्रैक, ठीक है, सिर्फ आप अटेम्प्ट करने के लिए अगर आप जा रहे होगे तो उससे कोई सेंस नहीं बनेगा। इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, तो आपको हर एक सब्जेक्ट अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर देगा। आप टेक्निकल प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, उसी के साथ आपको नॉन टेक्निकल के भी प्रिपरेशन शुरू करनी है। और अगर आप चाहते हो कि कॉन्ट्स और रीजनिंग की, ठीक है, कॉन्ट्स और रीजनिंग की भी इस तरीके से बैच लीजिए तो भी बताइएगा। देखिए मराठी के बैचेस इस तरीके से सेपरेट आउट किए गए कि आप हर दिन सिर्फ 1 आवर मैक्सिमम दे के आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सारे टॉपिक हमने मेंशन करके अभी जाके चेकआउट कीजिएगा। इसका कूपन कोड मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वही हमारा फ्लैट 50, ये कूपन कोड आप जरूर लगाइएगा। आपको 199 रुपीज़ का कोर्स जो है 99 रुपीज़ में मिल जाएगा बिफोर 5 जून, ठीक है। इसको ज्वाइन कीजिएगा। आप सारे कोर्सेज जो सारे बैचेस जो है अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो तो हमने जो वर्ण और संधि वाला जो टॉपिक डाल के रखा है वो भी आपका मिस नहीं होगा, ये सारे रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप 2 दिन बाद भी ज्वाइन करते हो, 5 दिन बाद भी रहेगा, तो ये सारे टॉपिक्स एज इट इज रहने वाले हैं। इसकी जो वैलिडिटी है 1 ईयर की रहेगी, सो दैट आपके बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए भी ये काम में आएगा, ठीक है। साथ साथ आपको हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ का जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये पुराना वाला जो हमारा कोर्स था, ठीक है, ऑल इन वन, दैट मीन्स बेसिक कोर्स, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल भी रह सकता है अभी। लेकिन इसमें PLC है, लेकिन जो PLC है यहाँ पे महाट्रांसको में भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको रिकमेंड करना चाहोगा, अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरम फंडामेंटल से सर्किट को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना होगा तो ये बेसिक सा कोर्स है, ठीक है। 60 रुपीज़ में आगे से कोर्स आ जाता है आफ्टर अप्लाइंग दिस फ्लैट 40 कूपन कोड। तो आप इसको जाके देख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट डोंट स्किप दिस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स, ठीक है, क्योंकि आपके ट्रांसको के एग्जामिनेशन के लिए अगर थियोरटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर थियोरटिकल जो डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पोल्स हो गया, इंसुलेटर्स वगैरह हो गया, उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेबल्स और चार्ट के साथ बनाया गया जो कोर्स है आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसका जो कूपन कोड है यहाँ पे छुपा हुआ है, देख सकते हो, JE 50 करके, ठीक है, ये आप कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आएगा। दोनों भी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके अपडेटेड रहेगा, सारी आपको उसकी जो अपडेट्स जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग हमारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन को अभी ध्यान से समझना होगा। अ फ्री व्हीलिंग डायोड इन अ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर इज व्हाट, ठीक है। एक फ्री व्हीलिंग डायोड जो है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशनल हार्मोनिक्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशनल रिएक्टिव पावर, या फिर इनेबल करता है इन्वर्टर ऑपरेशन, या फिर वो इंप्रूव करते हैं लाइन पावर फैक्टर। तो ध्यान में रखना होगा जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो काम होता है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में, ओके।
अब देखिए ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है ये कहाँ पे प्लेस किया जाता है, ये इंडक्टिव लोड में है वहाँ पे प्लेस किया जाता है, ठीक है, इसके अक्रॉस में प्लेस किया जाता है। ये क्या करता है, हमें पाथ प्रोवाइड कराता है। किस चीज़ के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है इंडक्टर में उसको रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए, इसके कारण उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होता है कि हमारा जो लाइन का पावर फैक्टर है वो हमारा इंप्रूव हो जाता है। दैट मीन्स जो हमारा लोड करंट रहता है वो ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम मेन थायरिस्टर टू फ्री व्हीलिंग डायोड। ये क्या करता है, फिर अलाउ करता है हमारे थायरिस्टर को अगेन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसी के कारण इसका जो एडवांटेजेस है, ठीक है, कि इनपुट पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव हो जाता है, लोड वेवफॉर्म जो वो भी हमारी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, और हमारा लोड परफॉर्मेंस भी यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है। तो ध्यान में रखना होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड इन फेस कंट्रोल रेक्टिफायर इंप्रूव्स द लाइन पावर फैक्टर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा और यही लेवल रहने वाला है आपके एक एग्जामिनेशन का। ओके, तो ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट बताए गए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है इट हैज़ अ हाई इनपुट इंपोर्टेंस, स्टेटमेंट करेक्ट है कि IGBT का जो इनपुट इंपोर्टेंस है वो हाई है। इट हैज़ अ लो वोल्टेज, लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट्स स्विचिंग स्पीड इज हायर दैन दैट ऑफ अ मॉसफेट, ठीक है। IGBT का स्विचिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा इनवैलिड हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट है हमारे पास में इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, यस इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ओके। और IGBT ये कौन सा डिवाइस है, ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वेदर इट्स अ बायपोलर डिवाइस और यूनिपोलर डिवाइस, ओके। ये ध्यान में रखना होगा, इसलिए इसके स्टेटमेंट कौन से करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 4, विच इज ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए BJT और मॉसफेट में एक ही मेजर डिफरेंस रहता है कि BJT जो है वो बायपोलर डिवाइस है और मॉसफेट जो है हमारा यूनिपोलर डिवाइस है, ओके, ध्यान में रखना होगा। और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो मॉसफेट की ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर यूज्ड इन अ सर्किट हैज़ अ फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे T ऑन बताया गया है 3 माइक्रोसेकेंड्स का, ठीक है, आई हाईलाइट दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज T ऑफ इज इक्वल टू 1.2 माइक्रोसेकेंड्स, ड्यूटी साइकिल्स बताई गई 0.7, VC सैचुरेटेड बताया गया 2 वोल्ट्स एंड FS इज गिवन एज अ 1 किलोवाट्स। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज स्विचिंग पावर लॉसेस ड्यूरिंग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, ठीक है। स्विचिंग पावर लॉसेस पता करने हमें टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। देखिए पावर लॉस ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम कितना होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P ऑन इज इक्वल टू क्या होता है VCE मल्टीप्लाइड बाय IC डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय T ऑन मल्टीप्लाइड बाय FS, करेक्ट। और P ऑफ क्या होता है, ये एक फॉर्मूला हो गया, आई चेंज द कलर गाइस सो दैट आप कंफ्यूज ना हो अभी से। लेट्स टेक दिस पर्पल कलर। P ऑफ इज इक्वल टू VCE मल्टीप्लाइड बाय IC डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या था T ऑफ मल्टीप्लाइड बाय FS। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है T ऑन और T ऑफ का, T ऑन और यहाँ पे T ऑफ, ओके। सारे वाले उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। T ऑन T ऑफ हमारे पास बताया गया, T ऑफ हमारे पास है 1.2 माइक्रोसेकंड, ठीक है। T ऑन हमारे पास में 3 माइक्रोसेकंड्स, ओके। इस केस में हमारे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P ऑन का वैल्यू कितना आ जाएगा, P ऑन VCE कितना है हमारे पास में 200 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो VC इज गिवन एज 200 वोल्ट फ्रॉम सर्किट डायग्राम, ठीक है। 200 मल्टीप्लाइड बाय IC, ठीक है। IC कितना है हमारे पास में, यहाँ पे IC हमारे पास बताया गया, यहाँ पे वो वैल्यू ही नहीं है अभी, तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट्स कैलकुलेट दिस, ठीक है। यहाँ पे उसको अर्ली कैलकुलेट करना चाहिए था, ठीक है। इस सर्किट से हम लोग IC को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल है, अभी भी कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। देखिए IC कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये IC करंट है बताया गया, इसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करके बोलेंगे, VC माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा VC सैचुरेटेड, ठीक है, VC सैट डिवाइडेड बाय यहाँ पे RL है, लोड कितना है 10 ओम्स का कनेक्टेड है, ठीक है। RL वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, 200 माइनस VC सैचुरेटेड कितना है हमारे पास में 2 वोल्ट डिवाइड बाय RL का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10 ओम्स का, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा 198 डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा ये 198 डिवाइडेड बाय 10, ये 19.8 इसका वैल्यू आ जाएगा 19.8 एम्प्स, ओके। IC का ये आप ध्यान में रख लीजिए। नाउ विल पुट दिस वैल्यूज इन दिस P ऑन, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 19.8 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब देखिए मैं इसको किस तरीके से अप्रोक्सीमेट करना है इसका भी सेशन बताने वाला हूँ, सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करते करके। डिवाइड बाय इस कॉन्स्टेंट 6 मल्टीप्लाइड बाय T ऑन कितना है हमारे पास में 3 माइक्रोसेकंड, 3 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय इसको किससे करना पड़ेगा, यहाँ पे FS है, ठीक है, 1 किलोवाट्स है, 1 इंटू 10⁻3
ठीक है, किलोवाट से यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो पी ऑन का कैलकुलेट करके मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ। ठीक है, पी ऑन का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1.98 वाट। ठीक है, अब आपको इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आई चेंज द कलर वंस अगेन सो दैट आपको समझ में आता है कि इस 19.8 को आप 20 कंसिडर करके रख लीजिएगा, अनलेस एंड अनटिल आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं, अगर 20 भी नहीं भी कंसिडर करते। ठीक है, मैंने वो सिंप्लीफिकेशन के सेशन में बताया था, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 100 इंटू 19.8। ठीक है, देखिए आ गया। अब इसको जो 10⁻³ और यहाँ पे 10⁻+3, 10⁻⁻6 और 10⁻+3 है यहाँ पे, तो -3 +3 इंटू -6 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो 100 इंटू 10⁻³ इंटू 19.8 करके देखो आप। देखिए बता देता हूँ, अगर आप 100 इंटू क्या करोगे यहाँ पे 10⁻³ कर दी, इसका जो वैल्यू आता है गाइस ये आता है 0.1, और अगर 0.1 को इस 19.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.98 वाट आपका वैल्यू आ जाएगा। उसी तरीके से यू हैव टू सब्सटीट्यूट इन दिस फॉर्मूला ऑफ पी ऑफ। ठीक है, जिससे आपका पी ऑफ का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों भी वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं आपको। मैं आपको आंसर बताता हूँ, जस्ट लाइक दिस, हमने पी ऑन को कैलकुलेट किया, आप पी ऑफ को भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिर्फ यहाँ पे आप टी ऑफ को वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा। टी ऑफ हमारे पास कितना बताया गया, ठीक है 1.2 माइक्रोसेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 माइक्रोसेकंड था, तो यहाँ पे 1.2 माइक्रोसेकंड, 1.2 इंटू 10⁻⁻6 कंसिडर करके बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रहने वाली है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इसका जो वैल्यू आता है वो रहता है हमारे पास 0.792 वाट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक सेशन मैंने आई गेस यहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा आपको, इसी सेशन के अंदर मैंने मेंशन किया। देखिए यू कैन सी दिस सिंप्लीफिकेशन टिप्स एंड टेक्निक, ये सेशन आप जाके देखिएगा। ओके, ये 1 आवर का सेशन है। ठीक है, तो ये जो सेशन आप देख रहे होंगे 1 आवर का सेशन है, इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करना है आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम आप उसमें स्पेंड कर देते हो। तो इसको अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो वो सेशन जो है काफ़ी जाके इंपॉर्टेंट है, आपको देखना होगा। इसमें आपको इस तरीके से जो क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि आपको फॉर्मूलाज वगैरह सब पता रहता है, लेकिन आपका जो टाइमिंग जाता है वो कैलकुलेशन में चला जाता है, उस तरीके से उसको किस तरीके से रिड्यूस कर। देखिए अगर आपको 2 मिनट्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लग रहे हैं, फार्मूला सब्स्टिट्यूट करने के लिए और क्वेश्चन को समझने के लिए, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करे होगी खुद के टाइम के साथ, ठीक है 3 to 4 मिनट आप उसको सॉल्व करने के लिए स्पेंड कर देते हो। दैट मीन्स एक ओवरऑल एक क्वेश्चन के लिए आपने कितना टाइम स्पेंड किया, 7 to 8 मिनट, और उसी से आपका जो टाइम है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। ये छोटी छोटी बारीकियाँ चीज़ें हैं। ठीक है, बारीक ऐसी चीज़ है कि जो डिटेल चीज़ें है कि मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम होता है, और यही एक मेजर फैक्टर बनता है आपके सिलेक्शन ना होने का। ठीक है, आपको खुद का टाइम एनालाइज करना है कि आप कितने क्वेश्चंस को कितना टाइम दे रहे हो। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है, अगर एक ही न्यूमेरिकल आता है तो उसको स्किप करना है या अटेम्प्ट करना है। अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उसका जो आंसर है आपको क्विकली आएगा क्या नहीं आएगा, कि ये वैल्यूज़ को देख के समझ सकते हो। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते मैंने सिंप्लीफिकेशन वाला सेशन बनाया, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। So the next question is MOSFET is in the cutoff states when the gate source voltage is dash। देखिए इसमें 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो उसके कट ऑफ स्टेट में रहता है जब उसका गेट सोर्स वोल्टेज लेस दैन रहता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में जो बताया गया लेस दैन गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो ये आपको ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लेस दैन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्नबर सर्किट यूज टू शेप द टर्न ऑन स्विचिंग ट्रैजेक्टरी। जो स्नबर सर्किट यूज किया जाता है टू शेप द टर्न ऑन स्विचिंग ट्रैजेक्टरी ऑफ थायरिस्टर या फिर टू लिमिट द DI by dt ड्यूरिंग टर्न ऑन इज व्हाट। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से 3 इसमें स्नबर सर्किट जो यूज किए जा सकते हैं। सबसे पहले रहते हैं अनपोलराइज्ड RC स्नबर, दूसरा रहता है पोलराइज्ड RC स्नबर, एंड नेक्स्ट है हमारे पास में पोलराइज्ड LR स्नबर। तो इस केस में जो बोला गया टू लिमिट DI by dt ड्यूरिंग टर्न ऑन, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा LR स्नबर पोलराइज्ड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। वो उसको हम यूज कर सकते हैं, इट इज यूज्ड एज अ टर्न ऑन स्नबर्स टू शेप द टर्न ऑन स्विचिंग ट्रैजेक्टरी ऑफ अस कंट्रोल्ड स्विचेस, या फिर इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं टू लिमिट द DI by dt ड्यूरिंग डिवाइस टर्न ऑन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बनते हैं। अ बक रेगुलेटर हैज एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट एंड द रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज इज 5 वोल्ट। एक बक रेगुलेटर का इनपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट बताया गया और आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट। व्हाट इज द ड्यूटी साइकिल ऑफ द रेगुलेटर। ड्यूटी साइकिल पूछेगी। ठीक है, बक रेगुलेटर में आपको पता होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज जो है V0 वुड डिपेंड, उसका फॉर्मूला क्या होता है डेल इंटू VS। ठीक है, VS क्या होता है, ये हमारा एक सोर्स वोल्टेज है और V0 का है हमारा आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, और ये डेल जो है ये हमारा ड्यूटी साइकिल है। ठीक है, ड्यूटी साइकिल। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सिंपल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ड्यूटी साइकिल निकालना है हमें। सोर्स वोल्टेज कितना है हमारे पास में 12 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना है हमारे पास में 5 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे V0 दैट मीन्स
5 डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज 12, इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 5/10। आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन में बताया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बक रेगुलेटर के लिए जो आउटपुट वोल्टेज रहता है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। बता देता हूँ, V0 इज इक्वल टू डेल इंटू VDC, ठीक है। उसके बाद में जो बूस्ट आता है उसके लिए क्या रहता है, V0 इज इक्वल टू VDC, ठीक है, VDC मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस ड्यूटी साइकिल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बूस्ट के लिए। और बक बूस्ट के लिए कितना रहता है, ठीक है, सेम यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे ऊपर डी आ जाता है, ठीक है, ड्यूटी साइकिल, दैट मीन्स ड्यूटी साइकिल अपॉन 1 माइनस ड्यूटी, यहाँ पे VDC सेम ही रहता है, ठीक है। बक बूस्ट के लिए रहता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ RE इज इक्वल टू 1 किलो ओम्स, VE इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स, IV इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VE विच विल कॉज द UJT टू टर्न ऑफ, ठीक है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए इसमें VE का वैल्यू कितना रहेगा, हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। इसको हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा RE, ओके। ये हो गया हमारा RB1, इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम ड्रॉ करते तो RB1, दिस शुड बी द RB2, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राउंड, ओके। और ये हमारा हो गया VE, ये भी हमने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, ओके। देखिए अब यहाँ पे सारे वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करने इस VE की, ठीक है, जो UJT को टर्न ऑफ करेगा, ओके। ये हो गया हमारा RE, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, आई चेंज द कलर, ओके। अब यहाँ पे इस कंडीशन में जो IE है, ठीक है, इट इज़ लेस देन IV, ओके। दैट मीन्स जो IE है, ठीक है, इट इज़ लेस देन 5 मिली एम्पियर, करेक्ट। अगर हम लोग इस लूप में केवल लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में इक्विवेलेंट सर्किट जो आएगा UJT का वो कैसा रहेगा, VEE, दिस VE इक्वल्स टू, ठीक है, IE इंटू RE, IE इंटू RE, ये आपस जो करंट फ्लो हो रहा है ये हमारा IE, ठीक है, इस RE रेजिस्टेंस में से प्लस VE, ठीक है। VE कौन सा होगा यहाँ पे VE, ओके। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो इसका जो वैल्यू आएगा IE कितना है यहाँ पे बताया गया, इट इज़ हम लोग कंसिडर कर लगता है I शुड बी लेस देन 5 मिली एम्पियर, तो हम लोग यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय RE कितना है 1 किलो में 1 इंटू 10⁻3, ठीक है, यहाँ पे +2, ठीक है, 10⁻³ +3 यहाँ पे कैंसिल आउट होके 5 + 2 विल बी इक्वल्स टू 7 वोल्ट, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स स्क्वायर वेव इन्वर्टर फीड्स प्योर इंडक्टिव लोड। यहाँ पे क्या बोला है, एक सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स स्क्वायर वेव इन्वर्टर फीड कर रहा है हमारे प्योर इंडक्टिव लोड को। तो वेवफॉर्म जो है लोड करंट की वो किस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है, उस तरीके से जो एक आउटपुट जो रहेगा हमारे सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स स्क्वायर वेव इन्वर्टर का, ठीक है। दैट मीन्स स्क्वायर वेव जो है वो फीड की जा रही है हमारे किसको, इंडक्टिव लोड को, ठीक है। तो जो करंट रहता है इंडक्टर में उसको हम लोग किस तरीके से मेंशन करते हैं, LDI/dt, उसको हम लोग कहते हैं -VL, या फिर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू -1/L इंटीग्रेशन ऑफ VL dt, ठीक है। तो जब भी हम लोग स्क्वायर इनपुट ही फीड करेंगे इनपुट को इंडक्टर का, तो जो उसका जो लोड करंट रहेगा वो रहेगा हमारा ट्रायंगुलर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर फेड फ्रॉम अ 48 वोल्ट DC and connected to the load resistance of 2.4 ohms, the RMS value of fundamental component of output voltage is what, ठीक है। जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा हमारे सिंगल फेज इन्वर्टर का वो कितना रहेगा, फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, V0 RMS इज इक्वल टू 4VS/N pi, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/√2, ओके। तो जो फंडामेंटल कंपोनेंट रहेगा आउटपुट वोल्टेज का वो कितना रहेगा, V01, करेक्ट, V01 विल बी इक्वल्स टू 4VS/pi। फंडामेंटल कंपोनेंट है n का वैल्यू 1 आ जाएगा, इसलिए इंटू हमने यहाँ पे 1 सब्सिट्यूट किया इंटू 1/√2 वैल्यू सब्सिट्यूट करते। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 48 वोल्टेज लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू 48 कर लिया, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपका जो वैल्यू बनता है वो बनेगा 43.2 वोल्ट, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द GTO। अब GTO का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके से काफ़ी बार फुल फॉर्म भी बनता है, और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्मिनल्स रहते हैं, टर्मिनल्स की संख्या कितनी है, और इसमें कौन से टर्मिनल्स रहते हैं वो भी, उसके नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
पहला क्या स्टेटमेंट हमें बता रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें से कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया। द टर्न ऑफ गेन ऑफ अ जीटीओ इज लार्ज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, नहीं। ओके, और एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जीटीओ जो है वो कितने लेयर का रहता है, ठीक है, कितने लेयर का रहता है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। जो टर्न ऑफ गेन रहेगा जीटीओ का वो लार्ज रहता है क्या, नहीं, ये गलत आंसर आ जाएगा। लार्ज नेगेटिव गेट करंट पल्सेस आर रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ द जीटीओ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। लार्ज नेगेटिव गेट करंट पल्सेस रिक्वायर्ड रहते हैं हमें टर्न ऑफ करने के लिए हमारे जीटीओ को। ओके, जीटीओ हैज़ अ लार्ज रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, नहीं, ये गलत भी हो जाएगा। दैट मीन्स ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सारे ईएससी लेवल के जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है हम लोग कवर करा रहे हैं, डेफिनेटली हर एक एग्जामिनेशन में बनते हैं इस, ठीक है। Next question is line commutated phase controlled inverter is operating at its inverter limits. There can be a commutation failure if, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, लाइन कम्यूटेटेड फेस कंट्रोल कन्वर्टर जो ऑपरेट कर रहे हैं उसके इन्वर्टर लिमिट्स पे, तो वहाँ पे कम्यूटेशन फेलियर हो सकेगा इफ़, ठीक है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगा उस केस में कम्यूटेशन फेलियर हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कम्यूटेशन फेलियर रहता है ये काफ़ी कॉमन फॉल्ट है इन्वर्टर का गाइस, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 110 वोल्ट डीसी चॉपर से 100% क्वेश्चन आपको आना ही आना है महाट्रांसको के एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक 110 वोल्ट डीसी चॉपर ड्राइव है यूजिंग सीएलसी स्कीम। सीएलसी स्कीम मतलब क्या होता है, करंट लिमिट कंट्रोल चॉपर, ठीक है, करंट लिमिट कंट्रोल ऑफ चॉपर। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग करंट इज 300 एम्पियर्स, the lower limit of current pulsation is 140 amperes. What is the maximum limit of current pulsation? Okay, यहाँ पे क्या बोला है, what is the maximum limit of current pulsation, maximum limit कितना होगा current pulsation का, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू जो बताई गई एक्सेलरेटिंग करंट की वो है 300 एम्पियर्स। ओके, और जो करंट पल्सेशन है, ठीक है, वो कितना बताया गया है 140 एम्पियर्स, ठीक है, इस तरीके से हमारा रहेगा। ओके, अगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, ठीक है, ये हो गया आई नॉट, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस पे टी, ठीक है। यहाँ पे I1 कितना है हमारे पास में 300 एम्पियर्स। ओके, और इसका जो ये बैंड का जो वैल्यू है, ठीक है, इस बैंड का वैल्यू है हमारा 140 एम्पियर्स का, ठीक है, इस बैंड का कंप्लीटली हाथ से आता। ओके, आई विल हाईलाइट दिस, ठीक है। इसी कारण जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी करंट पल्सेशन की वो रहेगी हमारा I2 इक्वल्स टू I1 प्लस डेल I, ठीक है, कितना है 300 प्लस 140 विच विल बी इक्वल्स टू 440 एम्पियर्स। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में बनते हैं, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल पता है उसका, ठीक है, तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन काफ़ी कम चांसेस बनते हैं कि इस इतना डेप्थ वाले क्वेश्चंस बनने के। लेकिन अगर आपको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर बनता है तो ये 100% 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में उस तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ़ IG to VG characteristics of a thyristor is a straight line passing through the origin with a gradient of 2.5 into 10 to the power 3. If PG is equals to 0.015 watt, then the value of gate voltage will be nearly equals to what, ठीक है। IG VG characteristics है जो thyristor की इस तरीके से वो straight line है passing through the origin। यहाँ पे VG हमारे कौन से एक्सिस पे आ जाएगा, y एक्सिस पे, और IG के कौन से इस पे आएगा, x एक्सिस पे, ठीक है। तो VG क्या हो जाएगा, VG विल बी इक्वल्स टू m इंटू IG, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, करेक्ट, ठीक है। दैट मीन्स VG अपॉन IG विल बी इक्वल्स टू m, जो कि हमारा स्लोप है, ठीक है, जिसका ही वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3, यहाँ पे बताया गया, ग्रेडियंट बताया गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि PG इंटू, ठीक है, PG इंटू IG कितना होता है, ये होता है हमारा, ठीक है, सॉरी, VG इंटू IG इसका वैल्यू कितना होता है PG, ठीक है, पावर जो कि है 0.015, करेक्ट, और VG कितना हो जाएगा, VG विल बी 2.5 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू IG, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और हमारा VG इंटू IG, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट VG इंटू IG, जिसका वैल्यू रहेगा 0.015, ठीक है, करेक्ट, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दोनों भी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपको जो वैल्यू मिलेगा VG का वो रहेगा 6.1 वोल्ट। इसको अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारा बना, VG इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू IG, देन VG इंटू IG इज इक्वल्स टू 0.015, ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड इक्वेशन बना। इन दोनों को भी सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको उस इक्वेशन में इशू हो रहा होगा तो मैं फिर से आपको देता हूँ। VG का जो वैल्यू बनेगा, VG विल बी इक्वल्स टू
2.5 इंटू 10⁻³ इंटू IG, करेक्ट। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बना हमारा, VG इंटू IG विल बी इक्वल टू 0.015। अब आप एक काम करिएगा, हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। इस केस में हम लोग यहाँ पे जो IG का वैल्यू है, ठीक है, जो VG का वैल्यू है, दैट मीन्स 0.015। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। 0.015 डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, यहाँ पे IG इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू IG, ठीक है। यहाँ पे IG स्क्वायर कितना आ जाएगा, फिर 0.015 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻³, तो उसका जो वैल्यू बनेगा गाइस वो और बनता है 6, ठीक है, 6 इंटू 10⁻⁻6। तो वो जो वैल्यू आता है उसका, ठीक है, IG का, फिर से आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ठीक है, इस इक्वेशन में, देन आपको VG का वैल्यू निकलता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6.1 वोल्ट, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ थायरिस्टर हैज ए इंटरनल पावर डिसिपेशन ऑफ 40 watt एंड इट्स ऑपरेटेड एट एन एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द थर्मल रेजिस्टेंस इज 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैट, द जंक्शन टेम्परेचर इज व्हाट, ठीक है। जो पावर डिसिपेशन रहता है वो हमारा किस तरीके से बताया गया था, PD इज इक्वल्स टू TJ माइनस TA डिवाइडेड बाय थीटा, ओके। तो TJ क्या है, जंक्शन टेम्परेचर है, TA क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, और थीटा क्या है, हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है, ओके। PD कितना है हमारे पास में 40 वाट, ठीक है, TA कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और थर्मल रेजिस्टेंस है 1.6 सेंटीग्रेड पर वाट, ओके। तो जंक्शन टेम्परेचर हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। इसका PD का वैल्यू कितना है हमारे पास में 40 वाट है, करेक्ट। TJ जंक्शन टेम्परेचर हो जाएगा, TJ इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ऐसे से वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। TJ माइनस 20 अपॉन 1.6, इसको सॉल्व करके आपको TJ का वैल्यू आ जाएगा 84 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। जंक्शन टेम्परेचर विल बी 84 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए आपको ये फॉर्मूलास पता होना इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर इन द यूनिट एम्पलीट्यूड स्क्वायर वेव ऑफ अ पीरियड T एंड 50% ड्यूटी साइकिल, ठीक है। ड्यूटी साइकिल हमारे पास 50% है, ठीक है। टोटल एवरेज पावर पूछा गया है, ओके। और T ऑफ भी हमारे पास में 50%, T ऑन अपॉन T विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2, विच इज T ऑन विल बी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ T, एंड द पावर रहेगा स्क्वायर वेव के लिए वो कितना रहेगा A²/2, ठीक है। और A का वैल्यू कितना है हमारे पास में 1, करेक्ट। A का वैल्यू है हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ पे बोला गया यूनिट एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, करेक्ट। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5 वाट, सिंपल है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ 3-phase इन्वर्टर विद अ 180 डिग्री कंडक्शन मोड, द नंबर ऑफ स्विचेस दैट इज ऑन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज व्हाट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी जो क्वेश्चन बनते हैं गेट के, ठीक है, इन्वर्टर बेस्ड, वहाँ पे ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, ये आपको नंबर ऑफ स्विचेस कितने ऑन रहेंगे, ठीक है, क्या रहेगा, ये डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्या बोला गया, 3-phase इन्वर्टर है, 180 डिग्री कंडक्शन मोड है, तो नंबर ऑफ स्विचेस जो ऑन रहेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विल बी इक्वल्स टू 3। 3 नंबर ऑफ जो ये 3-phase इन्वर्टर में स्विचेस जो रहेंगे वो ऑन कंडीशन रहेंगे कोई भी इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायरेक्शंस बोला गया, क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स बताया गया, एक लेबल गया है स्टेटमेंट 1 और दूसरा स्टेटमेंट 2 है। एग्जामिन करना है हमें 2 स्टेटमेंट्स केयरफुली और बताना है कि कौन सा कोड इसमें से करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, सिंपल स्टेटमेंट बताया गया, एक लार्ज गेट पल्स इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द गेट GTO थायरिस्टर, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। लार्ज गेट पल्स इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द GTO थायरिस्टर, वो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में, थायरिस्टर डज नॉट नीड अ कम्यूटेशन सर्किट, यहाँ पे क्या बोला गया, थायरिस्टर को कम्यूटेशन सर्किट की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कि दैट मीन्स ऑप्शन बी, दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, दैट मीन्स इसका जो एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 2, ऐसा बोला गया, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट है या जो स्टेटमेंट 2 है ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेम क्वेश्चन है, द आउटपुट करंट ऑफ अ करंट सोर्स इन्वर्टर रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, क्या बोला गया, आउटपुट करंट जो है करंट सोर्स इन्वर्टर का वो कांस्टेंट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वोल्टेज द लोड वोल्टेज इन CSI, ठीक है, करंट सोर्स इन्वर्टर डिपेंड करता है लोड इंपेडेंस पे, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट 2 जो है, ठीक है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज, द पावर डायोड्स आर 3 लेयर डिवाइसेस, ठीक है। पावर डायोड जो है वो 3 लेयर के डिवाइसेस रहते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोला गया, द इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर डायोड में वैरी टू लेयर, ठीक है।
ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पावर डायोड जो वो 3 लेयर डिवाइसेज है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 आना चाहिए था एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे भी जो है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, इंडिविजुअल स्टेटमेंट है लेकिन वो करेक्ट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। इसके बाद भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन चूज करके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रेंड्स, उसकी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको आज का सेशन कैसा लगा है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया, वैल्यूज ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड रजिस्टर्स आर। इस सर्किट को आप रिड्यूस करके इसका जो वोल्टेज सोर्स और उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा इक्विवेलेंट, वो हमें क्वेश्चन बॉक्स वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा सो दैट आपको आने वाले अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा सो दैट आपको कोर्सेज और जो बैचेस है उसको आप ज्वाइन कर सको इजीली। रिसेंट सेशंस को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।